सुमित्रा वहाँ से निकल पड़ती है और राजकुमारी सुरभि के कक्ष में जाती है। मुझे माफ कर देना बेटी, उसे रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें भी मारना पड़ेगा। तब जाकर छोटी राजकुमारी संध्या इस राज्य की महारानी बन पाएगी। फिर सुमित्रा चाकू से राजकुमारी सुरभि को वहीं जान से मार देती है। चल, मैं अपनी बड़ी बेटी को तो मार दिया है, अब राजकुमार सेजल भी मर गया होगा। फिर सुमित्रा खुशी खुशी राजकुमार सेजल की कमरे में जाती है, जहाँ राजकुमार वैसे ही बिछावन पर बैठे होते हैं। ये क्या, मैं अपनी बड़ी बेटी को मार दिया और ये अभी तक मरा ही नहीं। फिर सुमित्रा घबराकर राजकुमार सेजल के पास जाती है। तुमने तो कहा था तुम्हारा प्राण मेरी बेटी में बसता है। मैंने अपनी बड़ी बेटी को मार दिया, फिर भी तुम अब तक मरे क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्राण अब तुम्हारी छोटी बेटी में बसते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम बड़ी बेटी का नाम ले रहे थे और अब छोटी बेटी का। उस वक्त मुझसे बोलने में गलती हो गई थी, लेकिन इस बार पूरे यकीन से कह रहा हूं, मेरे प्राण सिर्फ राजकुमारी में बसते हैं और इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये सुनकर सुमित्रा गुस्से से बाहर निकल जाती है। अब क्या करूं? मुझे अब अपनी छोटी राजकुमारी को भी मारना होगा, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। वैसे ठीक ही है, अगर मेरी छोटी राजकुमारी भी मर गई तो मैं इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी और फिर कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। इतना सोचकर सुमित्रा राजकुमारी संध्या के कक्ष में जाती है। मुझे माफ कर दो बेटी, उसे रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम दोनों को हमेशा के लिए मारना पड़ेगा, पर मैं किसी भी कीमत पर इस राज्य का राजा इसे नहीं बनने दूंगी। फिर सुमित्रा राजकुमारी संध्या को भी जान से मार देती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा राजकुमार सेजल की कक्ष में जाती है, जहाँ वो आराम से सो रहे होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इसे मारने के लिए अपनी दोनों बेटियों को भी मार दिया, फिर भी ये नहीं मरा। ये कैसे हो सकता? फिर रोते हुए सुमित्रा अपने कक्ष में चली जाती है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और एक दासी दौड़ते हुए महाराज के पास जाती है। महाराज महाराज, जुल्म हो गया, दोनों राजकुमारियां इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी है, वो भी चाकू से। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी दोनों राजकुमारियों को कौन राजमहल में घुसकर मार गया? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। राजा आर्यवर्धन राजकुमारी की कक्ष में जाते हैं, जहाँ दोनों राजकुमारियां मरी पड़ी होती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी दोनों राजकुमारियों को कौन राजमहल में घुसकर मार गया? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। तभी सुमित्रा भी वहाँ आ जाती है और रोने का नाटक करती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरी राजकुमारियां मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, मेरी बेटियों को किसने मार दिया? ये कैसे हो सकता है? भला हमारे राजमहल में घुसकर कोई राजकुमारी को कैसे मार सकता है? तुम्हारा ही काम होगा, तुम्हारे बेटे ने मेरी राजकुमारियों को मारा होगा, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते थे ना कि मेरी बेटियां इस महल में रहे। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बेटा कभी आपकी बेटियों को नहीं मार सकता, वो उनसे बहुत प्रेम करता है। सारा महल शोक में डूब जाता है। राजा दोनों राजकुमारियों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुमित्रा आधी रात होते ही गुस्से से उठती है, तांत्रिक की कुटिया में जाती है। तांत्रिक महाराज, ये क्या किया आपने? आपकी बबूत की वजह से मेरी दोनों बेटियां मुझे छोड़कर चली गई। उसने कहा उसका प्राण मेरी बड़ी बेटी में बसता है, तो मैंने बड़ी बेटी को मार दिया। फिर छोटी बेटी का नाम लिया, मैंने उसे भी मार दिया, फिर भी वो नहीं मरा। उसे मारना असंभव है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी आम मनुष्य में नहीं होती। मैंने सोचा था शायद मेरा भभूत काम कर जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। गरीब रानी का पुत्र इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसकी माँ गरीब है, लेकिन उसके नाना बड़े साधु थे, जिन्होंने अपनी पुण्य शक्ति उसे दे दी। इसीलिए उसे मारना असंभव है। उसे बस किसी रूप में बदला जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसे किस रूप में बदलना होगा? तो तांत्रिक अपनी झोली से एक शीशी निकालता है। बगड़बम 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 बगड़बम, ये लो, ये जल ले जाओ। ये जल डालते ही वो एक चील के रूप में बदल जाएगा, और जब तक कोई उसे उसी रूप में अपना ना ले, तब तक उसे चील के रूप में ही रहना होगा।
फिर सुमित्रा जल लेकर राजमहल वापस आती है और राजकुमार के कक्ष में जाती है। तुमने मेरी दोनों बेटियों को मुझसे छीना है ना, इसलिए तुम्हें इस महल में रहने का कोई हक नहीं है। सुमित्रा जल लेकर राजकुमार पर डालती है। तभी राजकुमार का शरीर जलने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। अब ये क्या बड़ी माँ, आपने मेरे शरीर में क्या डाल दिया है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? क्या डाल दिया आपने? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैंने दोनों बेटियों को जान से मार दिया, लेकिन तुम फिर भी जिंदा रह गए। लेकिन मैं तुम्हें इस राज्य का राजा कभी नहीं बनने दूंगी। पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। अब तुम कभी नहीं यहाँ रह सकते हो। अभी तेज रोशनी फैलती है और राजकुमार से जल एक चील के रूप में बदल जाता है। अब तुम इस राजमहल में भी नहीं रह सकते हो। तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम कभी वापस ही नहीं आ सकोगे। रानी सुमित्रा उसे लेकर राजमहल से निकल पड़ती है। तभी थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है। अरे अब तो सुबह भी हो गई है, अभी तक इस चील का ठिकाना नहीं लगाया। अब मैं क्या करूं? कोई दिख भी नहीं रहा है। तभी उसके सामने एक शिकारी बैठा दिखता है। चलो मिल गया शिकारी, अब जल्दी से उसी को दे देती हूँ। फिर सुमित्रा जल्दी शिकारी के पास जाती है। रानी माँ, आप यहाँ? ये चील मेरे राजमहल में घुस गया था और मेरा बहुत सारा सामान बिगाड़ दिया, इसीलिए मैंने इसे पकड़ लिया। देखो, इसे तुम ले जाओ और इतनी दूर ले जाओ कि फिर कभी ये मेरे राजमहल में दोबारा दिखाई ना पड़े। हाँ रानी माँ, जैसा आप ठीक समझें। मैं इसे इतनी दूर ले जाऊंगा कि कभी आपको फिर ये परेशान नहीं करेगा। चिंता मत करिए। और शिकारी उस चील को लेकर आगे चला जाता है और एक तालाब के नीचे पिंजरा रखकर बैठ जाता है और देखता है कि चील की आंखों से आंसू निकल रहे। आज पहली बार मैंने किसी चील की आंखों से आंसू निकलते देखा है। मुझे इससे थोड़ी बात करनी चाहिए। लगता है राजमहल से इसका भी जाने का मन नहीं करता होगा। अरे भला किसको राजमहल छोड़ना पसंद है? चलो थोड़ा सा इससे बात करता हूँ। फिर शिकारी चील को पिंजरे से निकालकर प्यार से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी चील वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजा आर्यवर्धन और रानी शोभा दोनों बहुत परेशान बैठे होते हैं। महाराज, मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, पर राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि जैसे वो अदृश्य हो गए, गायब हो गए। ये क्या बात करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे महल में ये हो क्या रहा है? हमारी दोनों बेटियां छोड़कर चली गईं, ऊपर से हमारे राजकुमार का भी अता पता नहीं है। हे भगवान, ये कैसी नजर लग गई है हमारे महल को। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ महाराज। तभी सुमित्रा आती है और रोने का नाटक करने लगती है। महाराज, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हमारे राज्य के तीनों उत्तराधिकारी हम दोनों को छोड़कर चले गए। नहीं, हम राजकुमार को कुछ नहीं होने देंगे। वो लापता है, हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। महाराज, अब हमें दूसरे राज्य के साथ युद्ध की तैयारी भी करनी होगी। आपको हमारे साथ चलना होगा महाराज। हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस अपने पुत्र को ढूंढना है। राजा पागलों की तरह वहाँ से चले जाते हैं। क्या करें? अब इस राज्य का राजपाट भला कौन संभालेगा? चिंता ना करें मंत्री जी, मैं हूँ ना इस राज्य की महारानी। आज से मैं इस राज्य का सभी अधिकार संभालूंगी और कोई भी मेरे बिना पूछे काम नहीं करेगा। अब ठीक है महारानी, जैसा आप ठीक समझें। महाराज तो वैसे भी अपने 3 बच्चों को खोने के गम में पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं राजमहल की खिड़की पर ये सारी बातें चील सुन लेता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इतना गलत तो किसी के साथ नहीं हुआ जितना गलत तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे साथ किया है। और मुझे पूरी सच्चाई जानकर तुमसे और प्रेम हो गया है। अब मैं तुम्हें लेकर महाराज महारानी के सामने जाऊंगी और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। मेरी बड़ी माँ बहुत ताकतवर हो गई हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं न्याय दिलाऊंगी। अब चलो हम साथ चलते हैं।
फिर उरुषा राजकुमार को गोद में उठाकर राजमहल आ जाती है। तुम कौन हो और ये चील लेकर यहाँ पे क्यों आई हो, हैं? मुझे राजा और रानी शोभा से मिलना है। पर वो दोनों कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और बड़ी रानी शिकार करने के लिए जंगल में गई हुई है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। नहीं, मुझे महाराज और छोटी महारानी से ही मिलना है। ठीक है, रुको, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। कुछ देर में राजा आर्यवर्धन और रानी शोभा राजमहल में आते हैं। कौन हो तुम जो हमसे मिलने की जिद कर रही हो? बताओ। महाराज, ये मेरी गोद में जो चील है ना, ये कोई और नहीं बल्कि ये राजकुमार सेजल है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरा राजकुमार एक चील के रूप में नहीं हो सकता। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये आपका राजकुमार सेजल ही है। क्या? ये क्या बात कर रही हो? आखिर हमारे राजकुमार एक चील के रूप में कैसे बदल गए? आखिर किसने हमारे बेटे को चील के रूप में बदला? बताओ, किसने बदला? महाराज, ये कोई और नहीं बल्कि बड़ी रानी ने राजकुमार सेजल को इस रूप में बदल दिया और राजकुमार को मारने के चक्कर में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी अपने हाथों से खत्म कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर रानी शोभा भागकर चील को सीने से लगा लेती है और महारानी के आंसू जैसे ही राजकुमार सेजल पर गिरते हैं, तभी तेज रोशनी फैलती है। राजकुमार अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे तुम तो सचमुच राजकुमार सेजल थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था तुम इतने दिनों तक एक चील के रूप में थे। बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम दोनों पल पल मर रहे थे तुम्हारे बिना। पिताजी, इस लड़की ने जो कुछ कहा वो 100% सच है। मुझे इस चील के रूप में बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़ी माँ है और उन्होंने मुझे मारने के चक्कर में हमारी दोनों बहनों को भी जान से मार दिया, क्योंकि वो इस राज्य को अपने अधीन करना चाहती थी। उन्होंने एक तांत्रिक से मदद ली थी और इसी वजह से मैं इतने दिनों से चील बनकर यहाँ आता था, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर पाता था। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो बेटा, तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो फिर इस लड़की से कैसे बात कर पाए? पिताजी, जब मैं चील के रूप में था तो भटकते भटकते एक साधु महाराज के पास गया और उन्होंने उरुषा का ही नाम बताया कि मैं इससे बात कर सकता हूं, क्योंकि वो दिल की बहुत नेक है और इसके माता पिता नहीं हैं, तो ये सभी का दुख दर्द समझती है। इसीलिए मैं इसके पास गया और ये मेरी बातें सुनी और इसने समझा भी। इसीलिए इसकी मदद से मैं ये सारी सच्चाई सामने ला सका। इस बीच बड़ी रानी सुमित्रा आ जाती है और राजकुमार को असली रूप में देखकर घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो चील के रूप में थे, तुम इंसान कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। चुप हो जाओ तुम। और रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के साथ ये सब कुछ करने की? तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और तुमने हमारी दोनों बेटियों को मार दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा करोगी। मैं हमेशा आपको बड़ी बहन मानती थी और आपने इस राजगद्दी के अंधेपन में अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया और मेरे बेटे को एक चील बनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मुझे आपको दीदी कहते हुए भी शर्म आती है। मंत्री जी, आप इस बड़ी रानी को लेकर जाइए और इसे आजीवन काल कोठरी में बंद कर दीजिए। ये कभी अपना चेहरा किसी को ना दिखा सके, ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर मंत्री सुमित्रा को लेकर चला जाता है। अब मुझे चलना चाहिए राजकुमार, आपकी सच्चाई और आपका परिवार अब आपको मिल चुका है। अरे नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। देखो उरुषा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मुझे चील के रूप में समझा और तुमने मुझे अपनाया, अपना माना। इस वजह से मेरा ये जादू टूटा है। पर मैं कैसे आपकी रानी बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तुम रानी बनने के योग्य हो। हम कुछ ही दिनों में
तुम्हारा विवाह धूमधाम से करवाएंगे। हाँ, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर कुछ ही दिनों में राजा राजकुमार सेजल और उरुषा का विवाह धूमधाम से कर देते हैं। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।